नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। यह बजट सत्र इसलिए भी अलग है क्योंकि केंद्र के बजट से पहले इस बार राजस्थान का बजट 10 जुलाई को पेश किया जाना है। आज बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सवाल उठे और इसको कांग्रेस की तरफ से संविधान को चैलेंज करने वाला बताया गया। साथ ही साथ हंगामा इसको लेकर भी हुआ कि संसद में राहुल गांधी का माइक बंद किया जाता है और राज्य विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस के जो चुनकर आए विधायक हैं और जो विपक्ष है उसका माइक भी बंद कर दिया जाता है। इसको लेकर टीकाराम जूली ने अपनी बात कही और सवाल पूछा। लेकिन आज इनसाइड स्टोरी में सवाल यह है कि आने वाले समय में जो 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनावों की सियासत को लेकर क्या कांग्रेस गलत दिशा में आगे बढ़ रही है? यह सवाल हम क्यों उठा रहे हैं यह भी आपको बताएंगे। इसी के इर्द गिर्द हमारी आज की ये इनसाइड स्टोरी होगी। कल हम आपने आपको बताया था इनसाइड स्टोरी में कि बीजेपी किस फॉर्मूले पर किन नेताओं को इस बार उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। उनका फोकस पुराने सक्रिय चेहरों की तरफ है और क्यों है यह जाकर आप कल की इनसाइड स्टोरी में देख सकते हैं। लेकिन आज का सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन उपचुनावों की सियासत के लिए गलत दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या यह सवाल हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और उससे ठीक पहले कल कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले हुए। बैठक में इस बात को लेकर फैसला हुआ कि कोटा में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। राजधानी जयपुर में एरो सिटी की तरफ जो है उसके निर्माण की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा। जो हवाई पट्टियां हैं उनकी मरम्मत करके उनको ऑपरेशनल बनाया जाएगा। 3 फ्लाइंग स्कूल प्रदेश में बनाए जाएंगे। किशनगढ़, झालावाड़ और उसके अलावा भीलवाड़ा में 3 फ्लाइंग स्कूल बनाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को लेकर 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जाएगा और सोलर एनर्जी को लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर नई तकनीक की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। इनको ये फैसले जो है कैबिनेट की बैठक में कल लिए गए हैं। अब देखिए, कांग्रेस एक तरफ राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद में कुछ बातें कही और राहुल गांधी के बयान के इर्द गिर्द जो विरोध या धर्म युद्ध होता दिख रहा है, वही उसी परिपाटी पर राज्य विधानसभा के अंदर टीकाराम जूली बोलते नजर आ रहे हैं। और संगठन के तौर पर बात करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी उसी तर्ज पर बयान देते नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मुख्यमंत्री भजनलाल को टारगेट पर लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, राहुल गांधी तो ये और वो कह रहे थे, लेकिन इनकी तो दिल्ली से पर्ची आई और दिल्ली की पर्ची को आकर बोल दिया और इससे साबित हो गया एक बार फिर कि पर्ची की सरकार चल रही है। बड़े एक तरीके से कहें तो खुले अंदाज में गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान या यूं कहें कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुबाव यही था कि किस तरीके से राहुल गांधी को डिफेंड किया जाए। वही टीकाराम जूली विधानसभा में क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए, संसद में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है। अब कहीं ना कहीं कुल मिलाकर पूरी कांग्रेस प्रदेश में राहुल गांधी को ही डिफेंड करती नजर आ रही है। प्लान ऑफ एक्शन उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का क्या है ये क्लियर नहीं है। और दूसरी तरफ, जैसे मैंने आपको बताया, बीजेपी एक तरफ कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले ले चुकी है। 10 जुलाई को बजट पेश होना है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का एक बजट जो है वो भजनलाल सरकार इस बार पेश करने जा रहे। कहीं ना कहीं इस 10 जुलाई को पेश होने वाले पूर्ण बजट में सबसे ज्यादा फोकस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि कैबिनेट बैठक में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जयपुर में एरो सिटी, इसके अलावा हवाई पट्टियों के मरम्मत कार्य कर उनको ऑपरेशनल बनाना, फ्लाइंग स्कूल खोलना, जो बिजली है उसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है 2 लाख करोड़ की और पावर ऊर्जा में नई तकनीक की तरफ आगे बढ़ना। तो
तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने का इशारा कैबिनेट की बैठक में मिल चुका है। बजट भी अमूमन इसी के आसपास होगा। तो जाहिर तौर पर बीजेपी और बीजेपी की सरकार यह बताना चाहती है कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में आगे काम कर रही है। वो एक अलग बात है कि जो ये फैसले लिए गए हैं, अब कितनी तेजी के साथ इन फैसलों को अमल में लाया जाता है, या फिर कितनी तेजी के साथ, कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भजनलाल सरकार इन फैसलों को अमली जामा पहनाती है। लेकिन यह मैसेज जरूर उपचुनावों के लिए जाएगा कि बीजेपी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। दूसरा, ईआरसीपी का मुद्दा जो लंबे समय से अटका हुआ था, हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और वहां पर मध्य प्रदेश सरकार के साथ राजस्थान का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू इस परियोजना के लिए साइन हो गया है। यह परियोजना जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र और पूर्व जो केंद्र को लगातार टारगेट करती रही है, बीजेपी को लगातार टारगेट करती रही है कि राजस्थान से 25 सांसद होने के बावजूद भी जब पहले लगभग तमाम सांसद जीतकर बीजेपी आई थी, उस वक्त ये सांसद मिलकर भी ईआरसीपी को फाइनलाइज नहीं करा पाए थे। लेकिन अब ईआरसीपी पर एमओयू भी साइन हो चुका है। लेकिन इसमें एक अपडेट ये है कि ईआरसीपी परियोजना में अमेंडमेंट किए गए हैं। अब ये ईआरसीपी जिसको चंबल, काली सिंध, पार्वती जो नदियां हैं, इनको मिलाकर ये परियोजना जो तैयार की जा रही है, ये भी एक नाम इसका कहा जाता है। इसको संशोधित करके इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी। यानी एक संशोधित परियोजना है जिसका खुले तौर पर बीजेपी आने वाले समय में क्रेडिट भी लेगी चुनावी तौर पर कि देखिए, जो जिस ईआरसीपी की बात कांग्रेस पार्टी करती थी वो नहीं, लेकिन बीजेपी सरकार में एक संशोधित ईआरसीपी योजना को जल्द से जल्द मध्य प्रदेश के साथ तभी तकनीकी जो अंतर्विरोध थे उनको दूर करके इसकी दिशा में भी आगे पार्टी बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं ईआरसीपी को लेकर जो लगातार कांग्रेस निशाना साधती थी, वो मौका भी अब कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। वहीं एक और मुद्दा, नए जिलों का। पूर्व की गहलोत सरकार ने प्रदेश में 19 नए जिलों का गठन किया था। इन 19 नए जिलों को लेकर भी संशय बरकरार है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने, भजनलाल सरकार ने 19 जिलों को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया है। पूर्व आईएएस अधिकारी ललित पवार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और कहा है कि भाई, इन नए जिलों को बनाने में क्या किसी मापदंड को ध्यान में नहीं रखा गया, या फिर किसी तरह से कोई राजनीतिक दबाव की सिफारिश के चलते किसी जिले का गठन किया गया। यानी तमाम जो एक तरीके से आबादी के लिहाज से सीमांकन, क्षेत्रों का सीमांकन होता है, क्या उस लिहाज और उस मापदंड को, उन मानकों को इसमें पूरा नहीं किया गया? क्या इन तमाम चीजों की जांच जो है ललित पवार की कमेटी करेगी और 15 दिन के भीतर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट एक उप समिति जो कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बनाई गई है उसको सौंपेगी। यानी सरकार को 15 दिनों के भीतर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। यानी 19 नए जिले बनाने का क्रेडिट जो पूर्व की गहलोत सरकार लेती नजर आ रही थी, अब वो भी क्रेडिट कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार उनसे छीनने की कोशिश में है। हालांकि सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या कुछ नए जिलों को कैंसिल करके दोबारा से सीमांकन करके नए तरीके से इन नए जिलों की तरफ आगे बढ़ा जाएगा, और क्या उसका क्रेडिट बीजेपी लेती नजर आएगी? तो कुल मिलाकर जितने बड़े मुद्दे प्रदेश की सियासत में थे, उन तमाम मुद्दों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बीजेपी सरकार आगे बढ़ रही है। इसका इशारा कैबिनेट की बैठक में भी मिल रहा है और तमाम बड़े मुद्दों को जिस तरीके से सरकार हैंडल कर रही है वहां पर भी नजर आ रहा है। और कांग्रेस के पाले में कोई बड़ा मुद्दा ऐसा अब नजर नहीं आता कि वो बीजेपी सरकार को टारगेट कर सके। महज पर्ची की सरकार का आरोप कांग्रेस के पाले में है, लेकिन उपचुनावों में क्या पर्ची की सरकार का जुमला लेकर ही कांग्रेस पार्टी जाएगी? किस तरीके से प्रदेश के जो
जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, प्रदेश के विकास के मुद्दे हैं, क्या उनसे अब कनेक्ट कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाएगी? क्योंकि चाहे संगठन की बात करें या प्रदेश में विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की भूमिका की, हर जगह महज राहुल गांधी को डिफेंड करती पार्टी नजर आ रही है। वो भी उपचुनाव सर पर है। उससे पहले कांग्रेस पार्टी का विजन जो है इन उपचुनावों को लेकर क्लियर होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में संगठन के तौर पर भी अपनी 27 जो ब्लॉक और मंडल स्तर की कमेटियां हैं उनको भंग कर दिया। अभी तो कांग्रेस पार्टी के भीतर के अंतर्विरोध भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी जहां उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन और कवायद कर रही है, वहां पर अभी सिर्फ संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए और किस तरीके से उसको रिबिल्ड किया जाए, इसी कश्मकश में अभी कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। लेकिन विजन बिल्कुल ब्लर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी गलत दिशा में आगे बढ़ रही है, ये सवाल है। अब देखिए आने वाले समय में, क्योंकि अब ये विधानसभा सत्र है, बजट सत्र है, बजट सत्र में किस तरह की और सौगातें बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार देगी और किस तरीके से प्रदेश के, या यूं कहें कि प्रदेशवासियों के जनहितैषी मुद्दों को लेकर सरकार को कांग्रेस पार्टी घेरती नजर आएगी, बाकी की तस्वीर कितनी साफ होगी ये इसी पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बिहेव कर रही है उससे तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं संसद की लड़ाई लड़कर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी उपचुनावों में पिछड़ती हुई दिखेगी या दिख सकती है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। इस सवाल पर आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो, इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।